नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 72वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम जर्मन भौगोलिक विचारधारा पढ़ रहे थे। जर्मन भौगोलिक विचारधारा में कार्ल रिटर का जो विधि तंत्र है उसके बारे में हमने पढ़ा था। कार्ल रिटर के विधि तंत्र में हमने विधियां पढ़ी। आनुभाविक विधि, इनकी सबसे प्रमुख अध्ययन विधि है जिसको आनुभाविक विधि, यानी प्रत्येक जो तथ्य होता है उसका अनुभव परीक्षण पर्यवेक्षण करने के बाद ये सामान्यीकरण किया करते थे। उसके बाद में तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड, इसके बाद विश्लेषण संश्लेषण विधि, मानचित्रण विधि, ये रीटर की प्रमुख विधियां रही हैं। अब हम रीटर की विचारधारा या रीटर की जो संकल्पनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। विचारधारा या कह सकते हैं संकल्पनाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमबोल्ट और रीटर समकालीन भूगोलवेत्ता हैं, एक दूसरे से परिचित भी थे, एक दूसरे के विचारों से परिचित थे, एक दूसरे के विचारों का ये सम्मान भी करते थे। रीटर है वो 1859 और हमबोल्ट का जो काल रहा है वो 1769 से लेकर के 1859, यानी रीटर है वो 10 साल इनकी तुलना में छोटे थे। बर्लिन में रहते हुए दोनों ने एक दूसरे के कार्यों से परिचित भी हुए थे। रीटर के विधि तंत्र और कार्यों और विचारधारा का प्रभाव, हमबोल्ट का प्रभाव है वो इनके विचारों पर देखने को हमें मिलता है। तो रीटर की विचारधारा के ऊपर हमबोल्ट का कहीं ना कहीं प्रभाव है। कुछ न कुछ इनके विधि तंत्र एक दूसरे से भिन्न भी रहे हैं और कुछ में इनमें समानताएं भी देखने को मिलती हैं, जो कि हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन जिसमें करेंगे, इन मध्य समानताएं और अंतर क्या है उनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले इनकी विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पार्थिव एकता, पार्थिव एकता पहली जो संकल्पना है रीटर की सबसे महत्वपूर्ण वह है पार्थिव एकता, टेरेस्ट्राइल यूनिटी। पार्थिव एकता, या ये कह सकते हैं हम जिस प्रकार हमबोल्ट प्राकृतिक एकता पर बल देते थे उसी प्रकार से रीटर भी प्राकृतिक एकता के पक्षधर थे। प्राकृतिक एकता से मतलब यहाँ प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, जिनमें सजीव निर्जीव सभी प्रकार के तत्व, जैविक अजैविक मानवीय गैर मानवीय सार असार सभी को सम्मिलित इसमें किया जाता था। प्राकृतिक एकता में जैविक अजैविक मानवीय गैर मानवीय सार असार, अर्थात ये कह सकते हैं सभी प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करते थे। इनका मानना था कि पार्थिव एकता या प्राकृतिक एकता है उसमें सभी प्रकार के तत्व हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जिसमें जैविक अजैविक मानवीय गैर मानवीय सार असार सभी प्रकार के तत्व इसमें सम्मिलित हैं। उनके अनुसार किसी भी अंश को अलग करने पर संपूर्ण प्रकृति की एकता है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। किसी भी
तत्व को अलग करने पर प्रकृति की एकता नष्ट हो जाएगी। तो संपूर्ण प्रकृति की, पूर्ण प्रकृति की एकता ही क्या है यहाँ पर टेरेस्ट्राइल यूनिटी या पार्थिव एकता हम जिसको कह सकते हैं। यानी पृथ्वी के ऊपर जितने तत्व उपलब्ध हैं, चाहे वो मानवीय हों, गैर मानवीय हों, जैविक हों, अजैविक हों, सार तत्व हो या जिनका कोई सार अर्थ निकलता हो, असार तत्व जो हों, सभी प्रकार के तत्वों में यूनिटी होती है, एकता होती है। यानी सभी प्रकार के तत्व एक सूत्र में बंधे हुए हैं, किसी भी तत्वों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी तत्वों को हम अलग करेंगे तो प्रकृति की जो एकता है, उसका जो सरसता है, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से सभी तत्वों को एक मानते थे। रिटर का जो प्रथम प्रकाशन था उसमें यानी 1804 में जो इनका यूरोप से संबंधित जो प्रकाशन हुआ था, सबसे पहले यूरोप भौगोलिक सांख्यिकीय परिदृश्य 1804, इसमें ये शुद्ध भूगोल का विरोध इनके द्वारा किया गया था। तो 1804 में जो प्रथम प्रकाशन इनका हुआ था, ये क्या था, प्रथम प्रकाशन यूरोप भौगोलिक सांख्यिकीय परिदृश्य जो था, प्रथम प्रकाशन था ये। इसमें इन्होंने शुद्ध भूगोल का एक प्रकार से विरोध इनके द्वारा किया गया था। यानी पहली रचनाओं में प्रारंभिक स्तर पर ये जो इनका अध्ययन है या प्रारंभिक स्तर पर ये शुद्ध भूगोल के समर्थक नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इनके जो विचार हैं उनमें एक प्रकार से विस्तार आया और भौगोलिक जो शुद्ध भूगोल के धीरे धीरे वर्णन ये किए जाने लगा इनका, क्योंकि उसमें उन्हें प्राकृतिक भूदृश्य पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इसके कारण क्या है, जो शुद्ध भूगोल है उसका विरोध इन्होंने किया था कि प्राकृतिक जो परिदृश्य है, प्राकृतिक परिदृश्य का अधिक वर्णन, तो प्राकृतिक परिदृश्य का अधिक वर्णन करने के कारण इन्होंने क्या किया था, जो शुद्ध भूगोल है उसका ये समर्थन नहीं करते थे, उसका विरोध ये करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनके विचारों में ये शुद्ध भूगोल का पुट है वो आ गया था, शुद्ध भूगोल का इनमें विचार आ गया था। तो पहले उन्होंने लिखा भी था कि भूगोल में किसी भी क्षेत्र की समस्त पर्यावरणीय परिस्थितियों की या समस्त वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनकी सभी की व्याख्या की जानी चाहिए। बाद में इन्होंने लिखा भी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं तो उसकी समस्त पर्यावरणीय या भौगोलिक स्थितियां हैं उनका वर्णन किया जाना चाहिए। लेकिन प्रारंभिक रचनाओं में शुद्ध भूगोल का वर्णन करते हैं, क्योंकि ये मानते थे कि इसमें प्राकृतिक परिदृश्यों पर अधिक बल दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, ये शुद्ध भूगोल के विचार, इनके शुद्ध भूगोल से संबंधित विचारों का इन्होंने समर्थन भी किया और उन्होंने कहा भी किसी भी भौगोलिक प्रदेश का वर्णन करते समय या किसी भी भूगोल में किसी भी क्षेत्र का समस्त वर्तमान परिस्थितियों का वर्णन तथा व्याख्या है वो होनी चाहिए। तो पहले में तो ये प्रारंभ में ये शुद्ध भूगोल का विरोध करते थे, केवल वर्तमान परिस्थितियों की व्याख्या पर बल देते थे। लेकिन बाद में क्या है, शुद्ध भूगोल का भी इन्होंने समर्थन किया। वो आगे की जो इनकी विचार या संकल्पनाएं हैं उसमें हम देखेंगे। तो पहली जो 1804 की इनकी रचना हुई थी उसमें उन्होंने शुद्ध भूगोल का विरोध किया था। इनका मानना था कि शुद्ध भूगोल में प्राकृतिक परिदृश्यों पर ज़्यादा बल दिया जाता है और ये मानते थे कि भूगोल में किसी भी स्थान की वर्तमान परिस्थितियों पर ज़्यादा बल देना चाहिए, न कि प्राकृतिक परिस्थितियों पर। तो इस प्रकार से पार्थिव एकता का ये समर्थन करते थे। पार्थिव एकता में जैविक, अजैविक, मानवीय, गैर मानवीय, सार असार सभी प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करते थे। किसी भी एक तत्व को अगर हम अलग कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगी, प्रकृति की जो एकता है वो नष्ट हो जाती है, ऐसा इनका मानना था। तो ये पहला तो आ गया टेरेस्ट्राइल यूनिटी या पार्थिव एकता के समर्थक ये थे। दूसरा हम देखें नियतिवाद। नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। तो जैसे कि हमने देखा प्रारंभ में ये शुद्ध भूगोल के समर्थक नहीं थे, लेकिन बाद में पर्यावरणीय तत्वों पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया। यानी रिटर का नियतिवाद है, ये कह सकते हैं कि रिटर है वो पर्यावरण
नियतिवाद के समर्थक थे। पर्यावरणीय नीतिवाद, जिसमें पर्यावरण को मुख्य बताया गया है, मानव का स्थान है वो पर्यावरण के बाद या पर्यावरण से कम है, वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं। पर्यावरणीय नीतिवाद के ये समर्थक थे। उनका मानना था कि भौगोलिक विविधता से ही ऐतिहासिक विविधता है वो उत्पन्न होती है। भौगोलिक विविधता से ही ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पर किसको मुख्य बताया? भौगोलिक विविधता को, और उसी के आधार पर ऐतिहासिक विविधता है वो उत्पन्न होती है। तो पर्यावरणीय नीतिवाद का समर्थन करते हुए उन्होंने ये बात लिखी थी। इसके अलावा किसी भी प्रदेश के मानव जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं या राजनीति प्रदेश के मानव जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं तथा राजनीति पर वहाँ के पर्यावरण का प्रभाव होता है। तो ये इनका मानना था भी किसी भी प्रदेश में कोई भी मनुष्य रह रहा है, उसके जीवन के ऊपर, यानी किसी भी प्रदेश के मानव जीवन के ऊपर ऐतिहासिक घटनाओं की, उस प्रदेश में जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, ऐतिहासिक घटनाओं तथा उस प्रदेश का जो राजनीतिक परिवेश है, उसके ऊपर जो वहाँ का पर्यावरण है उसका अमिट प्रभाव होता है, उसके पर्यावरण का प्रभाव है वो अवश्य देखने को मिलता है। यानी विभिन्न देशों के जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक तंत्र विकसित हुए हैं, विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विचारधाराएं उत्पन्न हुई है, उसमें कहीं ना कहीं वहाँ के पर्यावरण का प्रभाव हुआ है वो देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त मानव जीवन, मनुष्य का जो जीवन है उसके ऊपर, उनके दिनचर्या के ऊपर, उनके रहन सहन के ऊपर, खान पान, वेशभूषा आदि सभी चीज़ों पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? पर्यावरण का। ऐतिहासिक घटनाएं, अब मनुष्य के ऊपर प्रभाव रहा है तो इतिहास में भी मनुष्य के ऊपर उन पर्यावरण का प्रभाव है वो रहा है, तो वहाँ की ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं किससे प्रभावित रही हैं? पर्यावरण से प्रभावित रही हैं। तो इस प्रकार से रीटर का मानना था कि किसी भी क्षेत्र के मानव जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं और जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, वहाँ का राजनीतिक जो परिवेश है उसके ऊपर हमें पर्यावरण का प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। तो दूसरा ये नियतिवाद के समर्थक थे। नियतिवाद, जैसे कि हम पर्यावरण एवं मानव संबंधी विचारधाराओं को पढ़ते हैं तो नियतिवाद है वो सबसे पहली विचारधारा थी जिसको हम पर्यावरणीय नियतिवाद भी कहते हैं। इसमें पर्यावरण को अधिक महत्व दिया गया है। इससे ये होता है कि नियतिवादी जो हैं उनका ये मानना है कि पर्यावरण है वो नियंत्रण करता होता है, पर्यावरण है वो मनुष्य के ऊपर नियंत्रण रखता है, मनुष्य को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये विचारधाराएं जैसे पर्यावरणीय नियतिवाद है, उसके बाद संभववाद की विचारधारा है जिसमें मनुष्य को प्रमुख माना गया, उसके बाद में जो नवनियतिवाद ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो विकसित की गई जो नवनियतिवाद है उसके अंदर मनुष्य एवं पर्यावरण को बराबर का ओहदा है वो दिया गया है, दोनों का महत्व है वो समान समझा गया है, कोई भी गुण नहीं है। तो नियतिवाद के समर्थक हैं कार्ल रीटर। कार्ल रीटर को नियतिवाद का समर्थक माना जाता है। इसके अलावा प्रगतिशील विचारधारा थी इनकी। प्रगतिशील विचार, प्रोग्रेसिव आइडिया। रीटर की विचारधारा वो
थी वह प्रगतिशील थी और निरंतर विकसित होती हुई विचारधारा थी, वैज्ञानिक आधार वाली वो विचारधारा थी। यानी किस प्रकार से भविष्य में किन तथ्यों के आधार पर परिवर्तन हो सकते हैं, कौन से परिवर्तन हो सकते हैं, इस प्रकार की। यानी प्रारंभ में जैसे उनका वो शुद्ध भूगोल के आलोचक थे जैसे हमने पढ़ा, लेकिन बाद की अगर हम उनकी रचनाओं में देखें, पहले हमने देखा प्रारंभ में ये क्या थे, शुद्ध भूगोल, आलोचक थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शुद्ध भूगोल में प्राकृतिक परिदृश्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इनका मानना ऐसा था, इसलिए प्रारंभ में शुद्ध भूगोल के समर्थक नहीं थे। लेकिन इनकी जो रचना है अर्धकुंडे, उसके अध्ययन से हमें क्या पता चलता है कि बाद में इनकी विचारधारा है वो शुद्ध भूगोल की ओर अग्रसर हो गई थी। यानी अर्धकुंडे में प्राकृतिक प्रदेशों के अनुसार ही भूगोल का वर्णन है वो देखने को मिलता है। यानी प्रकृति का अध्ययन इन्होंने किया है। अध्ययन से पता चलता है कि इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों के अनुसार ही भूगोल का वर्णन किया है। तो इस प्रकार अर्धकुंडे का अगर हम अध्ययन करें तो देखिए प्रारंभ में शुद्ध भूगोल के आलोचक थे। 1804 में इनकी यूरोप संबंधित जो पहली रचना आई थी उसमें ये शुद्ध भूगोल के आलोचक थे। लेकिन अब इन्होंने अपने विचारों में प्रगति करते हुए अपने विचार प्रगतिशील विचार के थे, यानी किसी एक विचार को, एक विचारधारा को ग्रहण करते हुए उस पर आगे नए बढ़ने वाले नहीं थे। ये लगातार इनके विचारों में परिवर्तन है या प्रगति है वो देखने को मिली, शुद्धता का आगमन होता गया। तो प्राकृतिक प्रदेशों के अनुसार ही इन्होंने भौगोलिक वर्णन विभिन्न प्रदेशों के किए। जैसे अर्धकुंडे में हमने देखा जो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप एशिया का जो वर्णन उनके द्वारा किया गया है वो प्राकृतिक दशाओं के आधार पर इनके द्वारा किया गया। तो इस प्रकार उनके विचार में क्रम से संशोधन और परिपक्वता के लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। संशोधन एवं परिपक्वता के जो लक्षण है वो किसके आधार है? प्रगतिशील विचारधारा, परिपक्वता और संशोधन, यानी अपने विचारों में इनके द्वारा समय समय पर संशोधन किया गया आवश्यकता अनुसार। तो ये एक प्रगतिशील विचारक हम कह सकते हैं। रीडर के विचार उनके किसी भी लेख या पुस्तक के आधार पर ये नहीं जाना जा सकता। उनके विचार अगर हम उनकी समस्त पुस्तकें यानी किसी एक लेख या किसी एक पुस्तक के आधार पर उनके विचारों की पूर्णता को हम नहीं जान सकते। उनके सभी पुस्तकों के बारे में, सभी लेखों के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये प्रगतिशील विचारक थे। इनके विचारों में परिपक्वता और संशोधन है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में चौथी जो इनकी विचारधारा है वह है मानव केंद्रित विचारधारा। मैन सेंटर्ड जियोग्राफी, मानव केंद्रित भूगोल, मानव केंद्रित भूगोल। जैसे कि हमने हम्बोल्ट के विचारों में पढ़ा कि हम्बोल्ट भी पृथ्वी का अध्ययन है वो मानव के निवास ग्रह के रूप में करने पर बल देते थे कि पृथ्वी का अध्ययन है या प्रकृति का अध्ययन है वो मानव के निवास ग्रह के रूप में किया जाना चाहिए। तो रीटर के अनुसार भूगोल का उद्देश्य मानव केंद्रित भूतल के रूप में पृथ्वी का अध्ययन है। तो रीटर के अनुसार भूगोल का प्रमुख उद्देश्य या रीटर के मतानुसार भूगोल का उद्देश्य है वो मानव केंद्र दृष्टिकोण से भूतल का अध्ययन करना है।
इसके अलावा मानव और प्रकृति को संबंधित करना है, मानव एवं प्रकृति को संबंधित करना है। यानी मानव एवं प्रकृति है, मानव या पर्यावरण है, वो एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से उनको अलग नहीं किया जा सकता। और भूगोल का जो उद्देश्य है वो मानव केंद्रित भूतल का अध्ययन करना है, या मानव के केंद्रित दृष्टिकोण से भूतल का अध्ययन करना है। उनके अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन है वो मानव ग्रह के रूप में किया जाता है। वही सेम विचारधारा है जैसे हमबोल्ट ने कहा कि भूतल का अध्ययन या पृथ्वी का अध्ययन मानव ग्रह के रूप में, यानी मानव के निवास ग्रह के रूप में या मानव के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना है। इनका मानना था कि अगर मानव विहीन पृथ्वी या उसके किसी भी भाग का अध्ययन करने का या उसका कोई महत्व नहीं रहता है। रिटर के शब्दों में जिस प्रकार शरीर की रचना आत्मा से हुई है उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण है वो मानव जाति के उपयोग के लिए हुआ है। शरीर का निर्माण आत्मा हेतु उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव उपयोग हेतु हुआ है, ये रीटर का मानना था। रीटर के अनुसार जिस प्रकार शरीर का निर्माण है वो आत्मा के लिए हुआ है उसी प्रकार पृथ्वी का जो निर्माण है वो मानव के उपयोग हेतु हुआ है। इस प्रकार से रीटर का मानना था। इसी प्रकार हैटनर के अनुसार रीटर मनुष्य पर इतना ध्यान केंद्रित किया रीटर ने कि प्रकृति और मनुष्य के जो पूर्ण संबंधों को निर्धारित करने का उद्देश्य था उसको ही भूल गए। ये किसने कहा? हैटनर ने। हैटनर के अनुसार रीटर है वो मानव पर इतना, रीटर के द्वारा मानव पर इतना ध्यान केंद्रित किया गया कि वो मानव एवं पर्यावरण के जो संबंध हैं उनके निर्धारण का उद्देश्य ही भूल गए थे। यानी मानव के ऊपर केंद्रित अध्ययन है वो इनके ज़्यादा है। यानी इन्होंने पृथ्वी को मानव निवास ग्रह के रूप में बताया और इन्होंने कहा कि शरीर का निर्माण जिस प्रकार से आत्मा हेतु हुआ है उसी प्रकार से पृथ्वी का निर्माण है वो किसके लिए हुआ है? मानव के उपयोग के हेतु हुआ है। तो इस प्रकार ये मानते थे कि पृथ्वी का अध्ययन है वो मानव के निवास ग्रह के रूप में किया जाना चाहिए। मानव केंद्रित भूगोल, यानी भूगोल का जो उद्देश्य है वो मानव ग्रह के रूप में, या भूगोल का उद्देश्य मानव केंद्रित दृष्टिकोण से भूतल का अध्ययन करना होता है। हैटनर के अनुसार क्या है? रीटर ने मानव पर इतना ध्यान केंद्रित किया कि वे मानव एवं पर्यावरण संबंध जो हैं उनके उद्देश्य का निर्धारण करना ही भूल गए। तो इस प्रकार से ये 4 विचारधाराएं हमने रीटर की पढ़ी। अन्य विचारधाराएं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।